आज का क्लास है धातु, अधातु और मिश्र धातु। तो इसमें हम लोग धातु के बारे में विस्तृत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ेंगे और धातु के जितने गुण हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहले है धातु। धातु किसको कहते हैं? तो धातु की कई परिभाषा हैं, जिसमें ये धातु है जो मेटल, ये इसके बाह्य कोश में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्य कोश में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये इसे त्याग कर धनायन बनाने का प्रवृत्ति रखता है, इसलिए ये त्याग कर धनायन बनाते हैं। लेकिन इसमें अपवाद है हाइड्रोजन। इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये अधातु है और गैसीय अधातु है, इसको धातु में नहीं रखा गया है हाइड्रोजन, ये अपवाद है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद है धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी जितने धातु हैं उसमें धारा क्या होती है, बहता है। लेकिन इसमें अपवाद क्या है? इसमें अपवाद कांच है, शीशा जो होता है ये अपवाद होता है। ये धातु होते हुए भी एकमात्र यही, ये शीशा एकमात्र यही एक धातु है जो धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक है, मैंने विद्युत इसमें नहीं बह सकता है। अब देखिए सबसे अधिक विद्युत धारा किस में बहता है? सबसे अधिक विद्युत धारा चांदी में बहता है, एजी जिसका सिंबल है। उसके बाद सोना में बहता है, एयू उसका सिंबल है। उसके बाद कापर में बहता है, जिसको तांबा बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद एल्युमिनियम में बहता है। तो इस तरह से चांदी, फिर सोना, फिर कापर, फिर एल्युमिनियम। अब चांदी सोना महंगा होने के कारण कापर का वायर जितने तार है उसका यूज किया जाता है, फिर एल्युमिनियम का, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा धारा बहने वाला धातु कौन है? ये चांदी है, फिर आपका सोना, ये क्रम याद रखेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, धातु के ऑक्साइड जो होंगे क्षारीय होंगे। लेकिन ये अपवाद है, एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड ये धातु होते हुए भी इनके जो ऑक्साइड हैं उभयधर्मी तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण व्यक्त करते हैं। तो अपवाद के रूप में एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो हैं ये अम्लीय और क्षारीय दोनों का व्यवहार करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्लेटिनम को सफ़ेद सोना या एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। प्लेटिनम पूछता है कौन ऐसा धातु है जिसको सफ़ेद सोना बोलते हैं? तो प्लेटिनम है, और इसी को एडम उत्प्रेरक भी बोलते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो सबसे कठोर धातु पूछता है, सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु पूछेगा तो क्या बताएंगे? प्लेटिनम। और अगर तत्व कहेंगे, तत्व होगा हीरा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम तथा तत्व हीरा होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तत्व पूछेगा तो हीरा करेंगे। अब देखिए धातुओं का घनत्व ऊंच होता है, धातुओं का घनत्व जो होता है ऊंच होता है। अब धातु का घनत्व ऊंच होगा, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी द्रव्यमान के सीधे प्रोपोर्शनल है घनत्व। तो वजन धातुओं का, जितने धातु उनकी वजन ज़्यादा होती है, माने भारी होते हैं ये चीज़ ध्यान रखेंगे। धातुएं सब भारी होती हैं, इसलिए घनत्व ऊंच होता है। अगला पॉइंट है सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु होती हैं। और सबसे भारी धातु होती हैं ओसमियम, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा जगह कम होने के चलते वैसे लिखा गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है सभी क्षारीय धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सभी जितने क्षारीय धातु हैं उनको चाकू से हम लोग काट सकते हैं। सभी क्षारीय धातु को चाकू से काट सकते हैं। और ये क्यों काट सकते हैं? क्योंकि ये मुलायम होते हैं। अब कौन कौन है क्षारीय धातु जिसको आधुनिक और सारणी में के फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है? ये है लिथियम, सोडियम, ये पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये इतने हैं। इनमें से किसी को ले लिया जाए तो चाकू से काट सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है सोडियम। सोडियम को पूछता है, सोडियम मैंने चाकू से इसको काट सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है मनुष्यों द्वारा यूज होने वाला, पूछता है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहला उपयोग की जाने वाली धातु का नाम बताइए। तो सबसे पहला उपयोग की जाने वाली धातु का नाम तांबा है, जिसको इंग्लिश में कापर बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है? सी होता है, ये है। अब देखिए अगला इसमें है मनुष्य द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु लोहा है। सबसे उपयोग अधिक की जाने वाली धातु लोहा होती है। अगला पॉइंट है मनुष्यों में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कैल्शियम होता है। जितने मनुष्यों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, हड्डियाँ जो भी हैं कैल्शियम की बनी होती है, इसलिए
ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये मनुष्य के लिए है ये तीनों पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसमें है ये वाला पॉइंट है क्षारित जो होता है, देखिए भूप्रपटि पर तत्वों का क्रम। भूप्रपटि में तत्वों का, भूप्रपटि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन भारी गैस है जो भूप्रपटि की पृथ्वी की ऊपरी सतह पे ज़्यादा पाया जाता है। फिर सिलिकॉन है, फिर आपका एल्युमिनियम है, फिर आयरन है। ये क्रम याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्रम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इसी में भूप्रपटि पर धातुओं का क्रम। भूप्रपटि पर धातुओं का क्रम, इसमें एल्युमिनियम पहला है, फिर आपका आयरन होता है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। पूछता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले धातु कौन है? तो एल्युमिनियम है, फिर आयरन है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है। ये क्रम याद रखेंगे। जो भूप्रपटि जिसको क्रिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक चीज़ छूट गया है, एकमात्र ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है, मात्र ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है वो है आपका Hg, मरकरी है, जिसको पारा बोलते हैं, Hg उसका सिंबल होता है, Hg सिंबल होता है। ये हो गया। इसको थर्मामीटर में यूज किया जाता है। जो पारा धातु है वो उसको थर्मामीटर में यूज करते हैं। क्योंकि ये -15 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, इसलिए ये थर्मामीटर में यूज होता है, ताकि कितना भी ठंडी पड़े, कितना भी टेम्परेचर लो हो, तो थर्मामीटर जमे नहीं, इसलिए ये इसको यूज करते हैं। थर्मामीटर में पारा का यूज करते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए। और एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो पारा है। Hg सिंबल होता है, जिसको मरकरी भी बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट है धातु के गुण। धातु के बारे में हम लोग पढ़ लिए। फिर धातु के गुण कौन कौन होता है? तो धातु के गुण होता है, एक होता है पहला भौतिक गुण, ये भौतिक गुण होता है, फिर रासायनिक गुण होता है, फिर यांत्रिक गुण होता है। 3 गुण है धातु के, 3 गुण हैं। तो भौतिक गुण में क्या आ जाता है? रंग आ जाता है, चालकता आ जाता है, घनत्व। रंग जैसे कलर उसको चमकीला होगा, जितने भी धातु होंगे वो क्या होंगे? चमकीला होंगे, इसलिए रंग की बात की गई है। उसके बाद चालकता, मतलब जो विद्युत के चालक होंगे या उष्मा के चालक होंगे, तो वो जो धातुएं होती हैं उसमें उष्मा के चालक या विद्युत के चालक होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और घनत्व माने उनमें वजन होगा, उनका भार होगा, कुछ ना कुछ भार होगा। तो धातु का घनत्व अधिक होता है, ये तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो इस तरह से याद रखेंगे भौतिक गुण। अब इसके बाद है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में देख लीजिए, रासायनिक गुण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? लौह धातु और अलौह धातु। रासायनिक गुण धातुओं के इंटरनल जो व्यवहार है उसको रासायनिक गुण बोलेंगे। अभी ये रासायनिक गुण 2 तरह से हम लोग जानते हैं, जैसे ये लौह धातु और अलौह धातु, ये 2 तरह से बांटा गया है। अब इसमें लौह धातु, इसमें लोहा होता है। लौह धातु नाम ही है तो लोहा होना अनिवार्य है, इसमें लोहा नहीं होता है अलौह धातु में। यह अगर लोहा है तो चुंबकीय होगा ही, ये नहीं होता है चुंबकीय। अलौह धातु चुंबकीय नहीं होता है। अब देखिए लौह धातु में इसका सामर्थ्य अधिक होता है। सामर्थ्य माने इसकी शक्ति पावर इसकी अधिक होती है लौह धातु की, अलौह इसका सामर्थ्य कम होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसका क्वथनांक अधिक होता है। जो लौह धातु है इनकी क्वथनांक क्या होती है? अधिक होती है, मतलब इसको गलाने पे ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तब ये गलता है। अब इसका क्वथनांक कम होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है इसको गर्म करने पे कम फैलता है। जो धातु है उसको अगर गर्म करेंगे तो कम फैलेगा, लेकिन वही अलौह नहीं, ये जो लौह धातु है गर्म करने पे कम फैलता है, और अलौह धातु है उसको गर्म करेंगे तो अधिक फैलेगा। अलौह धातु जो गर्म करने पे अधिक फैलता है। अगला पॉइंट है इसका रंग काला या स्लेटी होता है। जो लौह धातु का रंग कैसे होता है? काला या स्लेटी होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और अलौह धातु का रंग होता है पीला, ग्रे या लाल होता है, पीला, ग्रे या लाल होता है। अलौह धातु के एग्जाम्पल है तांबा, टीन, सीसा, सोना, ये अलौह धातु है, इसमें लोहा नहीं पाया जाता है और ये चुंबक की तरफ आकर्षित भी नहीं होगा। और इसमें है लौह धातु में एग्जाम्पल जैसे स्टील आता है जिसमें लोहा होता है, कास्ट आयरन आ गया, रॉट आयरन हो गया, ये तीनों याद रखेंगे, ये पूछता है। तो इस तरह से रासायनिक गुण कंप्लीट हुआ। अगला है यांत्रिक गुण, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये यांत्रिक गुण जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे पक्का क्वेश्चन आपको
ITI के एग्ज़ाम हो गया, चाहे कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम है, उसमें पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। तो कौन कौन है? यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण है, यांत्रिक जो गुण हैं वो हैं, पहला है तन्यता, जिसको इंग्लिश में डक्टिबिलिटी बोलते हैं, इंग्लिश में डक्टिबिलिटी बोलते हैं। तन्यता 2 ठो है तन्यता, एक तन्यता यहाँ है, एक तन्यता टेंसिटी, यहाँ पे भी तन्यता, इसका भी हिंदी में तन्यता बोलते हैं, टेंसिटी। तो ध्यान रखेंगे ये तन्यता जो है, पहला जो तन्यता है, इसमें धातु को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। धातु को पतले तार के रूप में खींचेंगे तो खींचने का गुण होता है, तो पतले तार के रूप में इसको खींच सकते हैं। सबसे ज़्यादा तन्य होता है सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा तन्यता गुण सोने में होता है। फिर आपका महंगा है चूँकि, इसलिए चांदी का होता है, फिर कापर का होता है, इस क्रम से होता है। तो कापर का ही महंगा नहीं होने, सोना चांदी महंगा है इसलिए कापर का तार बनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कठोरता। कठोरता वह धातु का वह गुण है जो खुरचे और घिसे जाने का विरोध करता है। कठोरता धातु का वह गुण है जो खुरचे या घिसे जाने का विरोध करता है। ये याद रखेंगे, मतलब वो उसमें ताकत नहीं रहेगा, लेकिन वो घिसने और खुरचे जाने का विरोध करेगा। उसकी ऊपरी परत खींचे या घुसे जाने का क्या करेगा? विरोध करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद है चिमड़पन, जिसको हार्डनेस बोलते हैं। हार्डनेस ये कठोरता के जैसे, ये तो खुरचा जाएगा, घिस भी जाएगा, लेकिन इसकी मजबूती, इसकी ताकत अधिक होगी, चिम्मर अधिक होगा, इसलिए चिमड़पन बोला गया। हार्डनेस, वही हार्डनेस, यानी ये हार्डनेस है, ये इसको टफनेस है। ये चीज़ देखिए गलत लिख दिया गया है, ये टफनेस है, यहाँ पे टफनेस होगा, टफनेस लिख दीजिए। टफनेस होता है, ये हार्डनेस नहीं है, टफनेस है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यानी टफ होगा, ताकतवर होगा, सामर्थ्य अधिक होगी। ये चिम्मर होगा, लेकिन खुरचे और घिसा जाएगा। ये हो गया। अगला पॉइंट है भंगुरता। भंगुरता जिसको ब्रिटलनेस इंग्लिश में बोलते हैं, ब्रिटलनेस, भंगुरता को। धातु का ऐसा गुण है भंगुरता, जिसको अगर हथौड़े से मार दिया जाए तो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा, उठा के पटक दिया जाए तो टुकड़े टुकड़े में ये बिखर जाता है धातु, तो उसको बोलते हैं भंगुर है। जैसे बुना हो गया, जैसे बुना को एक बार पटक दीजिए, चाहे मार दीजिए, अचानक किसी इम्पैक्ट लोड से मार दीजिए, हथौड़े से मार दीजिए तो टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। जैसे चारा काटने वाला मशीन का जो गियर होता है वो भी बुना का बना होता है, वो भी टूट जाता है। जो नलका चलाते हैं उसका जो सिलेंडर होता है वो भी होता है, भंगूर होता है। लेकिन भंगूर जो भी होते हैं, जितने धातु जो भंगूर होते हैं, वो वाइब्रेशन को, कंपन को सहता है, लेकिन अचानक लोड को नहीं सहन कर पाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की। इसलिए मशीनों के जितने बॉडी हैं जो कंपन करते हैं, वो कास्ट आयरन भंगूर होने के कारण उसको बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखें। परिभाषा क्या देंगे? मतलब कोई भी अचानक लोड मारा जाए, हथौड़े से मार दिया जाए या पटक दिया जाए अचानक लोड, तो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा। ये भंगूर हो गया, भंगुरता गुण हो गया। अगला पॉइंट है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, इसमें धातु का ऐसा गुण है जिसको पीट कर चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। एकदम जितना पीटेंगे उतना फैलेगा। तो ये जैसे सोना हो गया, सोना को पीट कर हम लोग आभूषण बनाते हैं, इतना पतला हो सके पीट कर आभूषण बना देते हैं। तो ये हो गया। सबसे ज़्यादा आघात वर्णित सोना है, फिर चांदी है, फिर कापर है, इस तरह से होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था जो है ये, इसमें क्या है, धातु को खींचा जाए, उसमें दाब लगाकर उसमें आकार में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन फिर जब उस पर लोड जो लगता है उसको हटा लिया जाए, पुनः वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। मतलब कि अगर लोड लगा के उसमें परिवर्तन किया जाए और लोड हटाने के बाद वह पुनः अपने आकार में आ जाए, उसको प्रत्यास्था गुण बोलते हैं। जैसे रबर है, रबर को ऐसे खींचकर फिर छोड़ा जाए, फिर अपने पुनः अवस्था में आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए प्रत्यास्थ कौन है, तो सबसे ज़्यादा ठोस है, फिर द्रव है, फिर द्रव है और फिर गैस है, उसके बाद गैस है 3 नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है? गैस है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, तीसरे नंबर पे गैस है। तो ठोस में जैसे स्टील सबसे ज़्यादा, स्टील जो भी लोहे का
धातु बना है वो स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा प्रत्याश होता है। जैसे स्प्रिंग, स्टील का स्प्रिंग, ये सबसे ज़्यादा प्रत्याश होता है। तो ध्यान रखेंगे, रबर नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रत्याश तो स्टील होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रत्याश है, ऑप्शन में रहेगा स्टील, रबर, ऐसे रहेगा तो स्टील लगाएंगे, टिक करेंगे, वो आंसर होगा। उसके बाद अगला है 7वां नंबर प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी गुण क्या है? इसमें जो है वस्तु पे धार बल लगाकर उसमें परिवर्तन किया जाएगा, तो अगर बल फिर हटाने के बाद वो वस्तु सेम टू सेम उसी अवस्था में बन जाएगा, मतलब पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा, उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे धातु पे बल लगाकर उसमें परिवर्तन किया जाएगा तो धातु पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगा, वैसे के वैसे बना रहेगा। इस तरह से प्लास्टिसिटी हो गया। टेंसिटी तन्यता के जैसे है, थोड़ा सा अंतर है। टेंसिटी में जब उसको खींचा जाता है तो जब ऐसे इतना बल लगा दिया जाता है कि वस्तु एक निश्चित सीमा तक जाने के बाद टूट जाता है, उसको टेंसिटी बोलते हैं। जैसे तार के रूप कोई चीज़ खींचा, तार के रूप में खींचा ही जाए, अगर वो एक निश्चित सीमा के जाने के बाद टूट जाए तो उसको टेंसिटी का गुण बोलेंगे। धातु का ऐसे गुण टेंसिटी होता है। उसके बाद 9वां होता है फटिंग रेजिस्टेंस। फटिंग रेजिस्टेंस, अब देखिए तन्यता में टूटता नहीं है, तार के रूप में खिंचाया जाता है, लेकिन ये एक सीमा एक होता है, एक सीमा तक ही खींच सकते हैं, तो ये अंतर है। अब देखिए फटिंग रेजिस्टेंस ये सिलेंडर में जैसे पिस्टन लगातार चलता रहता है तो कितना भी दिनों तक चलता है लेकिन फिर भी सिलेंडर फटता नहीं है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस विपरीत जो बल होता है वो अधिक होता है, जिससे फटता नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं फटिंग रेजिस्टेंस मतलब कि कितना भी एक लोड ऐसा हो जो नियमित रूप से पड़े फिर भी सिलेंडर पे कोई फर्क ना पड़े, सिलेंडर से परिभाषा लिया गया है फटिंग रेजिस्टेंस का, फिर भी सिलेंडर फटता नहीं है। जैसे पिस्टन लगातार चलता है सिलेंडर में फिर भी सिलेंडर फटता नहीं है, तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ताकत अंदर से जो पावर है उसकी ज़्यादा है, इसलिए लोड को सहन कर ले रहा है, तो उसको फटिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है। जैसे इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, जैसे विपरीत रेजिस्टेंस में विपरीत बल होता है। जैसे अगर हम लोग कुर्सी पर बैठे तो कुर्सी पर बैठते हैं फिर भी कुर्सी टूटता नहीं है, अचानक जो लोड होता है वो सहन कर लेता है, तो उसको इम्पैक्ट रेजिस्टेंस माने उसकी कहेंगे इम्पैक्ट रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा है। मतलब ऐसा अचानक लोड दिया जाए फिर भी वो वस्तु जो उसको सहन कर ले तो उसकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कहने का मतलब वो ऐसे। तो इस तरह से धातुओं के ये भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक गुण कंप्लीट हुआ। 10 ये यांत्रिक गुण हैं, तो ये 10 से क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, इस ध्यान